आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, कृपया ग्रुप कैमरे पे सब आइए। उसमें आप ही का फायदा है। कैमरे पे ना आने से क्या होता है, हम राहु को जागृत करते हैं। पर्दे के पीछे राहु का काम होता है। आप राहु को जागृत करके अपना समय वेस्ट करोगे, उसमें आपको कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सब लोग कैमरे पे आए। हो सके तो हाँ, कुछ ट्रैवलिंग करते हो या कहीं ऐसी जगह पे हो तो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वास्तु की, या वास्तु से पहले जो पड़ाव आते हैं उसकी हम बात करेंगे। ये पूरा कोर्स ही उसी पे डिपेंड करता है। वास्तु तो बहुत दूर की बात है। जब आप इस पड़ाव को पार कर लेते हो फिर वास्तु आता है। तो जो वास्तु शास्त्री हैं, या जो वास्तु में इस फील्ड में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने घर का भी वास्तु करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अहम पड़ाव है ये जो हम बात करेंगे। आपने कोर्स कंटेंट देखा होगा कि वास्तु की शुरुआत कहाँ से होती है, उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो हजारों साल पहले की बात है। किन किन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना है वास्तु करते समय। या भले आप वास्तुशास्त्री न हो, अपने घर का भी वास्तु देखना हो, अपने खुद का वास्तु देखना हो। भले आप प्रोफेशनल ना हो, और प्रोफेशनल है तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत ही उसकी होती है। देखिए, आप कोर्स कंटेंट में देखिए, नगर दोष। नगर दोष क्या होता है, उसके बाद फिर आप उस नगर में भूमि लेते हो, क्योंकि वास्तु के लिए तो भूमि चाहिए ना, या मकान चाहिए, या आप रेडीमेड फ्लैट लेते हो, रेडीमेड बंगलोज लेते हो, या प्लॉट लोगे। किन तीन में से कुछ लोगे ना। तो क्या वो शहर मेरे लिए उपयुक्त है, क्या मुझे वो सपोर्ट करेगा। वहां मैं वास्तु लायक भवन बनाऊंगा, फैक्ट्री ऑफिस जो भी आप बिजनेस करें, जो भी करें, क्या मुझे वहां सफलता मिलेगी। शुरुआत वहां से होती है। और जो आजकल कोई नहीं करता है ये। वेदों में, शास्त्रों में यही कहा गया है कि नगर दोष है या नहीं, पहले आप देखिए। मगर आजकल वो कोई देखता नहीं है। जो मकान आपने लिया है, जो भी वास्तुशास्त्री है, इस देश के बड़े से बड़े वास्तुशास्त्री भी इस टॉपिक को, इस पॉइंट को नजरअंदाज करते हैं। या वो जानते नहीं है, या फिर वो बताते नहीं है। क्योंकि बताते हैं तो क्लाइंट फिर हाथ से चला जाएगा, ये डर रहता है। तो पहली शुरुआत होती है नगर दोष से। इस पड़ाव से हम शुरुआत करेंगे आगे। फिर नगर दोष से फिर भूमि का परीक्षण है। आपने भूमि लिए, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, ये सब देखा जाता है। भूमि के आकार, प्रकार, ढलान, ये सब जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसकी हम फिर इस पूरे जर्नी में हम बात करेंगे। उसके बाद भूमि अधिग्रहण है। जैसे कि वो भूमि जिसको आपने ली है या लेना चाहते हैं, वो सदी से तो और कहीं से चली आ रही है ना, किसी की मालिकी की थी वो पहले। आज वो हमारे पास आ रही है, हम ले रहे हैं उसे। तो हमारे पहले वो किसी की थी ना, हजारों साल से वो चली आ रही है। तो उसमें कई उसके मालिक होंगे। किसने मर्जी से बेचा होगा, या किसी से छीन ली होगी, या कुछ भी रीजन हो सकता है उसका। तो सैकड़ों सालों से वो भूमि, वो भवन जो भी है, उसका मालिक बदलते आ रहे हैं। अब वो हमारे पास आ रही हैं। और यदि खाली भूमि है तो उसमें कई जीव जंतु है, मरे हुए होंगे, या इस तरह से भूमि के नीचे, भूमि के अंदर कई जीव जंतु मरे हुए होंगे। तो उनको वहां से छुटकारा देना है। भूमि एक प्रोसेस है पूरा वो शास्त्रों। तो हमें हमारे नाम को रजिस्ट्री करवाना है। आप कोई भी प्लॉट लेते हो तो सरकारी कागजात जब बनाते हो ना, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में जाके आपके नाम पे 7/12 में लगाओगे, या म्यूनिसिपालिटी में है तो आपके नाम से वो परचेस करोगे। तो आपके नाम से करोगे ना, जो भूमि है, फ्लैट है, बंगलोज है। तो इसी तरह जो भूमि आप ले रहे हो, जो भूमि आपकी, आप उसे परचेस करने जा रहे हो, जो फ्लैट लेने जा रहे हो, उसका जो आगे के जितने भी मालिकाना हक जिसके पास भी है, उसको उसमें छुटकारा देना है। और फिर वो एक प्रोसेस है। उसके बाद उसे हमारे नाम करना है, ताकि आगे जो भी हो, इनके स्वामी हो गए, उनको वहां से छुटकारा देना है, ताकि उसकी कोई इच्छा अनिच्छा यह ना रहे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है पूरे कोर्स दरमियान। फिर नींव खुदाई है, उसके बाद फिर चौखट है। चौखट का मुहूर्त देखना है, नींव खुदाई का मुहूर्त देखना है। काफी प्रोसेस लंबा है वो। उसके बाद में फिर कंस्ट्रक्शन होता है, प्लिंथ लेवल होती है, फिर आप चौखट बिठाते हो।
उसकी साइज क्या है, किस तरह से करना है हमें। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जर्नी देखेंगे। उसके बाद जब भवन बन जाता है वास्तु अनुरूप, फिर हम गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश का भी मुहूर्त होता है, वो भी गृह स्वामी के अनुरूप, जनरल मुहूर्त नहीं। वो तो ठीक है, आपने किसी ने बता दिया भाई आज का दिन अच्छा है, आप चले जाओ, ऐसा नहीं। गृह मुहूर्त का भी मुहूर्त देखा जाता है, गृह स्वामी जो होता है या होती है, उनकी कुंडली के अनुसार। तो ये एक पूरा प्रोसेस हम यहां से शुरुआत करेंगे इस पूरी जर्नी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तु का, हम वास्तुशास्त्र की जो परंपरा है कहाँ से आई है वो हम देखेंगे। वास्तु की जो उत्पत्ति है, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति है, उसे हम देखेंगे। और भूमि हम लक्षण देखेंगे। आज हम यहीं से शुरुआत लेके इसकी शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? तो पहले हम सभी गुरुजनों को प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को दिव्य ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। आप भी अपने सभी गुरुजनों को याद करें, इस सफर में आप हमारा वो मार्गदर्शन करें। उसके बाद माँ भूदेवी, आदि शक्ति माँ भूदेवी को हम नमन करते हैं। माँ आप ही प्रज्ञा, आप ही ज्ञान, आप ही भोजन, बल एवं सुंदर भवनों की प्रदाता है। आकाश की ओर मुंह करके देवत्वों को पाने वाली आकांक्षा रखने वाले अज्ञानी को भी आपकी पालना का आशीर्वाद प्राप्त हो। फिर हम वास्तु पुरुष से प्रार्थना करेंगे। हे वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष नमस्ते तू, भूषया वीरत प्रभो, मदन हे धन धान्य दी समृद्धि कुरु सर्वदा। भूमि को सृष्टि का आधार बनाने वाले भवन में स्थित चैतन्य प्रभु को आत्मा से नमन। आप मेरे घर में हमेशा धन, भोजन एवं समृद्धि प्रदान करें, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा वास्तुशास्त्र पूरा आधारित है। इसलिए हमें वास्तु पुरुष को याद करते हुए इस सफर की शुरुआत करनी है। इस सफर से हम आगे बढ़ेंगे। वास्तुशास्त्र की जो शुरुआत होती है, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? जी सर, आ रही है आवाज। तो इस पृथ्वी पर वयस्क रूप से अनुकूलता के साथ निवास करने की जो विद्या है उसे हम वास्तु विद्या कहते हैं। समस्त सूत्राग्रहण में नामक एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि पृथ्वी मुख्य वास्तु है। उस पर जो उत्पन्न होते हैं, आश्रम जो हम बनाते हैं उसके निवास के लिए, नहीं आ रहा हूँ। प्लीज म्यूट रखें। उसके निवास के हेतु जो हम आवास बनाते हैं वो भी वास्तु कहे जाते हैं। वास्तु विद्या को ही वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र और स्थापत्य वेद भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्किटेक्चर कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। अंग्रेजी में ये शब्द जो है वो 16वीं शताब्दी में लैटिन भाषा में आर्किटेक्चर के शब्द से लिया जाता है। ये जो कि वास्तव में संस्कृत के आर्किड तौर शब्द से आया हुआ है। वेदों में वास्तुशास्त्र संसार से सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद, उसमें ग्रह को वेश्म कहा गया है। ग्रह की प्राप्ति पुण्य के फलस्वरूप हमें मिलती है। यदि हमारे अच्छे पुण्य होते हैं तभी हमें ग्रह, जो स्वयं का ग्रह होता है, वो मिलता है। यह बात कही गई है वेदों में भी। पुराणों में जो है वो अग्नि पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, नारद पुराण आदि
में भवन निर्माण की विद्या की स्पष्टता से साथ वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है वहां। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से भारत में वास्तुकला का या वास्तुशास्त्र का ज्ञान प्रचलित है। अग्नि पुराण में प्रासाद निर्माण के विषय में बताते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम प्रासाद निर्माण जो है, ग्रह का निर्माण है, के लिए पृथ्वी की परीक्षा करनी आवश्यक है। पृथ्वी यानी मिट्टी, जमीन, जहां की मिट्टी का रंग श्वेत हो और घी जैसे सुगंध आवे उसमें, वह भूमि ब्राह्मणों के लिए उत्तम होती थी। पहले वर्ण के हिसाब से बताया गया है, वहां पर बताया गया है हमें। उसी प्रकार क्रमशः छत्री के लिए लाल तथा रक्त जैसी हो, उसकी गंध भी रक्त जैसी आएगी उसमें, वैसी मिट्टी वाली छत्रियों के लिए होती है। वैश्य के लिए नीली और सुगंध युक्त मिट्टी वाली जो होती है, तथा शूद्र के लिए काली जमीन जो होती है, उसमें जो गंध स्मेल आएगी वो मदिरा जैसी आएगी। तो ऐसे चार भूमि का वर्णन किया हुआ है, और शूद्र के लिए वो काली जो जमीन है वो उत्तम कही गई है। ये पूरा वेदों में इसका वर्णन किया है। और इस वास्तुशास्त्र को भगवान शंकर की कृपा से पराशर ने प्राप्त किया, पराशर ऋषि जी ने उनसे प्राप्त किया। फिर पराशर ने इस शास्त्र को बृहरथ को पढ़ाया। बृहरथ ने उसे विश्वकर्मा जी को दिया। उन विश्वकर्मा ने जगत के हित के लिए अनेक भेदों से युक्त वास्तुशास्त्र को हम जैसे मनुष्य के लिए फिर उन्होंने बनाया और पढ़ाया आगे। तो ये शिव से चला आ रही है परंपरा, शिव जी ने ये दी है। फिर बात आती है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति। प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है ये। उस समय सब ये कहानी आप सब भी जानते होंगे कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है। तो त्रेता युग की बात है। उस समय एक महाभूत विशाल प्राणी उत्पन्न हुआ और अपने शरीर को संपूर्ण भवन में लिटा दिया उसने। उसे देखकर देवतागण और इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी के पास गए हो। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह, महान भय उत्पन्न हुआ है, उपस्थित हुआ है। हम इस महान भूत को, जो राक्षस जैसा है, के कारण भयभीत हैं। कहां जाए, कुछ उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, आप लोग भयभीत न हो, अपितु इस महाबली को आप लोग अधोमुख करके, यानी जमीन पर लिटा दो उल्टा। इसे सब मिलकर चित कर दे और फिर शंका रहित हो जाए, आप उसको उल्टा सुला दीजिए। तब क्रोध से अत्यंत क्रोधित होकर देवता लोगों ने उस महाबली को उल्टा पकड़कर उल्टा सुला दिया, अधोमुख करके पटक दिया। और उस पर, उसी अधोमुख वास्तु पुरुष पर सब लोग बैठ गए। इस वास्तु पुरुष को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को, शनिवार को कृत्तिका नक्षत्र में, ये समझना जरूरी है, इस वास्तु पुरुष को भाद्रपद महीना है, उसके कृष्ण पक्ष की तृतीया को, तिथि तृतीया है, शनिवार को कृत्तिका नक्षत्र में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उसने चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी से कहा, आपने जगत को रचा है, इस चराचर को रचा है, संपूर्ण सृष्टि को आपने रचा है, तथा मुझे भी आप ही ने रचा है। फिर ये देवता लोग मुझे मिलकर ये इस तरह मुझे चित क्यों कर दिया है, मुझे क्यों पटक दिया है, क्यों मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी पूर्वक वास्तु पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि हे वास्तु पुरुष,
ग्राम निर्माण, नगर निर्माण, भवन निर्माण, जलाशय, उद्यान आदि के निर्माण में या निर्माण से पूर्व जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, उनकी निर्धन रहकर मृत्यु होगी, तथा पग पग उन्हें विघ्न या बाधाएं आती रहेगी। तो इन अवसर पर उन्हें वास्तु पूजा करनी चाहिए, नहीं करेगा उन्हें ऐसी तकलीफ आएगी और वो लोग तुम्हारा आहार बनेंगे। ये ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जो लोग भवन निर्माण में या भवन प्रवेश करते हैं, जब उस समय यदि आपकी पूजा नहीं करेंगे, तब वो सब दुखी होंगे या मृत्यु को पाएंगे वो, और वो आपका आहार बनेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी बोले कि गृह आरंभ, जब घर का आरंभ होता है कि नींव खोदती है, तथा गृह प्रवेश में, घर घर के मुख्य द्वार में के निर्माण में भी, देखिए किस किस स्टेप पे उन्होंने बात बताया, किस किस टॉपिक पे उन्होंने बताया है कि गृह आरंभ यानी हम जब नींव खोदते हैं उस समय, गृह प्रवेश के समय और मुख्य द्वार का निर्माण के समय, ये तीनों प्रकार प्रवेश में गिने जाते हैं। और तीनों प्रवेश में, जैसे नूतन प्रवेश हो गया, यानी नया घर बनाया है और आप प्रवेश करते हो, उसे नूतन गृह प्रवेश कहते हैं। फिर जीर्णागृह प्रवेश तथा यांत्रिक प्रांत गृह प्रवेश में प्रतिवर्ष ये जो है पूजा करनी चाहिए। या फिर पुत्र जन्म के समय भी यहां तो बताया हुआ है, पुत्र जन्म के अवसर पे भी आपको वास्तु पूजा करनी चाहिए। फिर वो विवाह महोत्सव होता है घर में, या घर का जीर्णोद्धार होता है, यानी हम रिनोवेट करते हैं, आज की भरी भाषा में कहें तो हम रिनोवेट करते हैं। रिनोवेट करने के बाद जब आप उसमें गृह प्रवेश करते हो, तब भी उस समय वास्तु पूजा हमें करवानी चाहिए। या किसी घर पे आकाशीय बिजली गिर जाए, घर टूट जाए, घर दूषित हो जाता है या गिर जाता है किसी भी कारणवश, या घर में सर्पों की अधिकता दिखाई देने लगे, चांडाल योग जो होता है, चांडाल योग भी मांस भक्षी जो होते हैं ना, पक्षी दिखाई देते हैं आसपास घर प्रवेश करने के समय, उल्लू रहने लगे आसपास, और 7 दिन लगातार कौवे का बसेरा हो, लगातार 7 दिन, ये कुछ संकेत दिए हैं। जैसे हम कहते हैं ना शुभ संकेत या अशुभ संकेत जिसे हम कहते हैं, ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं। घर में रात्रि में जो पशु होते हैं, पहले तो पशु थे ना, पशुपालन ही था पहले तो घर में जो पालतू जानवर होते हैं, पशु, गौ आदि जो होते हैं, यदि वो बोलना शुरू करें, यानी ज्यादा बोलते हैं, या सियार आसपास बोले, आज तो सिटी में सवाल नहीं है, नहीं होते हैं, मगर गाँव में आज भी हैं, बिल्ली आदि रोने लगे, फिर हाथी या घोड़े जोर जोर से रात्रि में निदान करें। आज के परिवेश में ये नहीं है, मगर उस समय वो लिखा गया था। स्त्रियों का कलह हो घर में कबूतर को वास हो आसपास, या घर में कबूतर हो, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है ना, कहीं खिड़की में लगता है, कहीं छत पे लगता है आसपास, या आपके घर के आसपास, वो देखिए उसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगता है। तथा और भी अन्य प्रकार के ग्रह दूषित हो जाते हैं, अन्य प्रकार से कई कारण होते हैं। तो ऐसे में वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। ये सब लक्षण मैंने जो आपको बताया वो शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा ऐसा होता है। तो आपको घर में ग्रह शांति करवानी चाहिए, वास्तु पुरुष की शांति करवानी चाहिए, ताकि घर में शांति रहे। मैं आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसी है, और वो किस तरह से, एक जो प्लॉट होता है उसमें उसका किस तरह से वो पूरी उनका जो शरीर का जो हिस्सा है वो किस तरह से होता है। और ये जो कोर्स है हम एकदम बिगिनर्स से शुरुआत करते हैं, चाहे इसमें कुछ लोग एक्सपर्ट भी हैं,
मैं जानता हूं, मगर हम लोग शुरुआत करें जीरो से, मानो किसी को कुछ पता ही नहीं है वास्तु पुरुष क्या है, इसका सर किधर होगा, पैर किधर होगा, किस तरह से सोया है। ये 64 पद का वास्तु हमने यहाँ बनाया है, जो खासकर मंदिरों में इसमें यूज होता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो जहाँ वास्तु पुरुष का सर है, देखिए यहाँ, ये नॉर्थ ईस्ट आता है, ये नॉर्थ है, इधर ये ईस्ट है, यानी ये उत्तर दिशा, और इधर पूर्व दिशा है, ये ईशान दिशा है। ईशान दिशा में वास्तु पुरुष का मुख रहता है, ये ब्रह्म स्थान है, ये साउथ वेस्ट है, ये पैर है यहाँ। तो इस तरह से वास्तु पुरुष पूरी भूमि में उल्टे सोए रहे, सुलाए गए हैं उसको। आगे बढ़े, हम फिर आगे देखेंगे वास्तु 64 पद का वास्तु क्या है, 81 पद का वास्तु क्या है, भवन निर्माण में हमें किस वास्तु को पदों को यूज करना है, मंदिर निर्माण में किस पदों को यूज करना है। तो फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया, इस तरह से वास्तु पुरुष, जो आपका प्लॉट या भवन है उसमें इस तरह से उसकी स्थिति रहती है। अभी हम भूमि के लक्षण देखेंगे कि कैसी भूमि का लक्षण होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें भूमि भूमि ही देखनी है ना, उस पर हम फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, भवन बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, या जो भी आप बनाना चाहें। तो पहले भूमि परीक्षण होता था, भूमि के लक्षण बताए हैं चारों वर्णों के लिए, पहले अलग अलग बताया है। और आज भी यदि वर्ण के हिसाब से आप भूमि का चयन करते हैं तो उसमें वास्तु में आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और विश्वकर्मा कहते हैं कि जब मैं लोक कल्याण के लिए मैं भूमि के लक्षण बताता हूं, तो श्वेत वर्ण की भूमि जो होती है वो ब्राह्मणों के लिए होती है। श्वेत वर्ण यानी सफेद तरीके, सफेद थोड़ा उसका टोन होएगा भूमि का, वो ब्राह्मणों के लिए। रक्त वर्ण की क्षत्रियों के लिए। पित्त वर्ण यानी थोड़ी येलोइश, गोल्डन जैसी, वो वैश्यों के लिए। और कृष्ण वर्ण यानी थोड़ी काली, वो भूमि शूद्रों के लिए वास करने के लिए उपयुक्त होती है। तो इस तरह से चार वर्णों के लिए अलग अलग भूमि के वर्णन किए हुए हैं। जो ब्राह्मणी भूमि होती है वो मधुर स्वाद वाली होती है, आप टेस्ट भी करोगे ना तो उसका स्वाद भी मधुर आएगा, स्वीट आएगा। और क्षत्रिय भूमि जो होती है कषाद स्वाद वाली होती है, जैसे फिटकरी कैसे होती है उस वैसा स्वाद होगा उसका। और वैश्य भूमि होती है अल्म, अल्म यानी इमली, ऐसे थोड़ी खट्टी होगी, खट्टे स्वाद वाली होगी वो। और शूद्र की भूमि जो होती वो नीम जैसे स्वाद वाली होगी, कड़वी थोड़ी, नीम जैसा स्वाद होगा उसका। ये भूमि के कुछ टेस्ट आप उसको कर सकते हैं। तो चार अलग अलग प्रकार की भूमि है, चार अलग अलग वर्णों के लिए। तो उसका स्वाद कलर के हिसाब से, कलर के प्रमाण से भी आप उसको अलग कर सकते हैं, स्वाद से भी आप उसे अलग कर सकते हैं। भूमि का जो वर्ण है, फिर गंध, स्मेल, और रस यानी स्वाद के अनुसार उसका प्रभाव लोगों के तन मन पर पड़ता जरूर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बुद्धिजीवियों के लिए ब्राह्मणी भूमि, ब्राह्मणों के लिए, सैनिक एवं पुलिस कर्मियों के लिए क्षत्रिय भूमि, व्यापारियों के लिए वैश्य भूमि, तथा शूद्र, शिल्पी है, श्रमिक जो कामदार हैं, उनके लिए शूद्र भूमि। ऐसी भूमि में उनकी बस्तियां बनानी चाहिए, तो उनकी कार्य क्षमता और कार्य क्षमता में बढ़ावा होगा, वहां बढ़ेगा वहां उनकी। और भूमि के अनुसार वर्गीकरण का यही उद्देश्य है कि उनकी कार्य क्षमता बढ़े, वहां जो वहां रहते हैं उसको आनंददायक जीवन जिए। मुख्य उद्देश्य यही है, वर्ण के हिसाब से आपको भूमि का चयन करना है तो। और आज भी आप उस तरह से भूमि का चयन करते हो तो उसमें काफी फायदा होता है। और वास्तु के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, जो देवों को भी दुर्लभ है, ऐसी जो है, जो भूमि पूर्णतः चकोर हो, स्क्वायर हो। ये हम भूमि की भी बात कर रहे हैं, हमने उसका स्वाद देखा, कलर देखा, अभी हम आकार पे आ रहे हैं। तो पूर्णतः चकोर हो, स्क्वायर, चौरस, अथवा सिंह के आकार की हो, ये शास्त्रों को बताया गया है।
अश्व के आकार की हो अथवा हाथी के आकार की हो, या वृत्ताकार हो गोल, त्रिशूलाकार हो, शिवलिंगाकार हो, और ध्वज ध्वज के आकार की हो, अथवा कुंभ घड़ा, घड़ा जो होता है ना मटका। तो ऐसे आकार की भूमि जो है वो देवताओं के लिए है और दुर्लभ भी है। तो ऐसी भूमि जो होती है किसी भी आकार में, इसमें आपको मिल जाए भूमि, तो वास स्थान बनाने के लिए अति उत्तम होती है, निवास स्थान बनाने के लिए अति उत्तम होती है, ये शास्त्रों में कहा गया है। अभी कौन सी भूमि हमें त्यागनी चाहिए, कौन सी भूमि में हमें वास नहीं करना चाहिए, जो वास्तु के लिए अनुरूप नहीं है? तो जो भूमि त्रिकोण हो, बैलगाड़ी के आकार की हो, षष्ठाकार, सर्प के आकार की हो, फिर पंखा, जो हाथ से हम चलाते थे ना, पहले पंखा आता था हाथ से चलाते थे, उस तरह उसे ऐसे आकार की हो, फिर मेंढक के आकार की हो, सर्पाकार हो, अजगर जैसी, फिर बगुला, फिर कौवा है, सुअर, ऊंट, बकरा, धनुष, गिरगिट। तो ऐसी भूमि जो है, और जो दुर्गम स्थान में हो, एकदम दुर्गम स्थान है, आसपास कुछ है ही नहीं, वीराना सा है, तो ऐसी भूमि है बस्ती बनाने के लिए ये योग्य नहीं मानी गई है, उसे त्याग देना चाहिए ऐसी भूमि को। जो वीराने में हो, काफी दूर हो, ऐसी भूमि को हमें त्याग देना चाहिए। ये भूमि के कुछ लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। अभी हमें आवास के लिए कौन सी भूमि पसंद करनी चाहिए? तो जो भूमि देखने में सुंदर हो, अब देख के मन मोहित हो जाओगे, मनोरम हो, देखने में सुंदर हो, तो ऐसे भूमि की परीक्षा हमें करनी चाहिए। जो भूमि दृढ़ हो, यानी स्ट्रांग हो, एकदम कड़क, तथा उत्तर एवं पूर्व दिशा नीची हो, उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा ऊंची हो, ढलान पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, ऐसी भूमि उत्तम होती है। और ब्राह्मणों के लिए गंभीर भूमि उत्तम होती है, राजाओं के लिए ऊंची भूमि उचित होती है, और वैश्यों के लिए समभूमि, सम होना यानी लेवल, समभूमि उत्तम होती है। शूद्रों के लिए इनरेगुलर शेप जो है वो उनको चल सकती है। तो चारों वर्णों के लिए श्वेत वर्ण जो होता है वो सबको चलता है, और सम आकार भूमि सबके लिए फलदायक है। जिस भूमि में कुश काश हो, यानी घास फूस हो, ब्राह्मी भूमि है वो। जिसमें दुर्वा हो, वो क्षत्रियों के लिए उपयुक्त है। फिर फल पुष्प लगे हो, लताएं हैं यानी बेले, वो वैश्यों के लिए उत्तम है ऐसी भूमि। कहीं खुली जमीन पर है, उसमें आप देखोगे वृक्ष लगे हैं, फूल है, फूल फल लगे हुए हैं, तो वो वैश्यों के लिए अच्छी है। और वो तथा व्यापारिक आप प्रतिष्ठान वहां बनाते हैं, उनके लिए काफी अच्छी होती है ऐसी भूमि। फिर भूमि के पास घास फूस उत्पन्न होता है, वो शूद्रों के लिए उत्तम होती है ऐसी भूमि। ये कुछ लक्षण बताए हैं, आपको पहले नजर में देखना है कि हमें कौन सी भूमि लेनी है, तो उसको रंग से, आकार से, स्वाद से आप उसको परीक्षण कर सकते हैं कि हमें ऐसी भूमि लेनी चाहिए। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो शास्त्रोक्त बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप विश्वकर्मा प्रकाश जिसके पास बुक है वो भी आप देखिए,
और काफी ऐसे बुक है, उसमें ये सब शास्त्रोक्त दिया है किस तरह से हमें भूमि का परीक्षण करना है। फिर जो भूमि नदी के घाट में हो, नदी के पास हो, उसकी बाढ़ में उसका क्षेत्र आता हो, बड़े बड़े विशाल पत्थर हो वहां, पर्वत के समीप हो और पर्वत के शोर पे हो, यानी उसके आसपास हो, गड्ढे वाली हो, दरारें वाली हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी कुरूप हो, आप देखें, देख के आपको मन नहीं करेगा, जहां पर तेज पवन चलती हो, रीछ भालुओं का वास हो वहां, सियार का आना जाना हो या सियार की आवाज आती हो वहां, रुखी, आप देखोगे एकदम रूखापन आएगा वहां, जहां हाथियों की संख्या अधिक हो। उस समय में तो हाथियां रहते थे, अब तो शायद वो नहीं है आसपास, हम देखेंगे तो आसपास शमशान हो। तो इस तरह से जो भूमिया है ना, उसको हमें वर्जित माना गया है। ऐसी भूमि को हमें नहीं लेना चाहिए वास्तु के काम के लिए। और जो भूमि एकदम चौराहे पे हो, चौराहे पे महावृक्ष हो, उसके समीप हो, जिसके समीप देवालय हो, मंदिर हो जिसके पास, या तो फिर बड़े बड़े मंत्री नेता रहते हो, कोई उच्च अधिकारी वहां रहता हो, या उनका कार्यालय वहां पर हो, और जिस भूमि में कई गड्ढे हो, ऐसी भूमि में मकान या बस्ती नहीं बनानी चाहिए। तो देवालय के समीप भी नहीं बनाए, शमशान के समीप भी ना बनाए, मुख्य चौरस्ता है वहां कोई बड़ा पेड़ है, उसे समीप कोई भूमि है या मकान बनाना है तो वह ना बनाए। तो भूमि की विशेषताओं के अनुसार उसका हमें फल मिलता है। जो भूमि सुंदर है, सुंदर स्वाद वाली है, दिखने में भी सुंदर है, ऐसी भूमि जो होती है वो सुख शांति देने वाली होती है, धन धान्य देने वाली होती है। और जो भूमि जो है एकदम नीरस है, उबड़ खाबड़ है, जिसमें कोई गंध ही नहीं है, तो वो विपरीत फल देती है, दुख दर्द देती हैं, कष्ट देती हैं। उसके ऊपर फिर आप चाहे कितना अच्छा वास्तु क्यों ना बनाए, यानी वास्तु अनुरूप भवन क्यों ना बनाए, उसका पूरा पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो वहां धन धान्य की हमें कमी रहेगी, सुख का हमें अभाव रहेगा वहां, ऐसी भूमि में। तो भूमि का चयन जो है वो बहुत जरूरी है, शुरुआत यहीं से होती है। तो ये हमने आज भूमि की बात की है। उस तरह से आप आजकल को तैयार बंगलो भी लेते हैं ना, या तैयार फ्लैट लेते होंगे, तो उसका परीक्षण में किस तरह से करना है वो हम भी आगे देखेंगे, वो नगर दोष में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ये जो मैंने आपको बात बताई अभी जो भूमि के बारे में, वो शास्त्रोक्त जो बताया हुआ है, और आज भी हमें इन पे चलकर भूमि का चयन करना है। जो मैं करता हूं मैं आपको बताता हूं। तो यदि जिसको भूमि लेनी है उसका परीक्षण इस तरह से वो करें। पहले चार वर्ण है, तो आज भी चार वर्ण तो चार है, आज भी है, उसके अनुरूप आप उसको भूमि का चयन करके दे सकती हैं जिनको भूमि लेनी है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी इसमें। आप अनम्यूट करें जो किसी का कोई प्रश्न है तो, और कैमरे पे आए। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक को रिलेटेड। कोई प्रश्न है किसी का? मेरी आवाज आ रही है आप सब तक?
हेलो। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? आगे बढ़े। आप म्यूट म्यूट करें, और कोई प्रश्न है तो आप पूछें। और कैमरे पे आ जाइए, आप जो भी प्रश्न करना चाहें आप कैमरे पे आ जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। यहीं से आज हमने इस जर्नी की शुरुआत की है। और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। आज की हमारी जो शुरुआत थी वो औपचारिक शुरुआत थी। दरअसल क्लास जो शुरू होगा वो गुरुवार से होगा। आज मुहूर्त तिथि नक्षत्र के हिसाब से हमने इस जर्नी की शुरुआत की है। तो आज हमारा ये जो पहला दिन था, जिसे हम मुहूर्त कहते हैं, ये बस मुहूर्त ही है। बाकी जो क्लास जो जर्नी जो हमारी एक्चुअली शुरू होगी वो थर्सडे से होगी। 2 दिन बीच में ब्रेक है कुछ कारणों। मंगलवार बुधवार, फिर गुरुवार से हम स्टार्ट करेंगे, गुरुवार शुक्रवार, और फिर मंडे से फ्राइडे तक रहेगा कंटिन्यू। और 12 से 15 के बीच में क्लासेस रहेंगे। तो आज हमने इस जर्नी की शुरुआत की है, मुहूर्त किया हुआ है नक्षत्र के हिसाब से। बाकी सब मुहूर्त निकाल के, ताकि इसका फायदा जो लोग इसमें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है इस संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम यहाँ विराम लेते हैं। म्यूट करके आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। म्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करके पूछें। किसको प्रश्न है तो अनम्यूट करें। जी प्रमोद जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर ये क्लास कितना दिन का रहेगा सर? ये क्लास रहेगा 12+ क्लासेस रहेंगे। हाँ सर। 12 से ज़्यादा ही होंगे, 13 14, फिर देखते हैं। जहाँ जब तो समझ में नहीं आता तब तक वो चलते रहेगा। पर कम से कम 12 से 15 के बीच में रहेगा अप्रोक्सीमेट। और ठीक। अभी नेक्स्ट जो क्लास होगा वो गुरुवार से होगा। क्लास एक्चुअली ये शुरुआत गुरुवार से ही होगी। आज तो सिर्फ एक शुरुआत थी, जैसे मैंने आपको बताया मुहूर्त के हिसाब से। नक्षत्र और बाकी सब चीज़ों को देख के हमने इस जर्नी की शुरुआत आज से कर दी है। कल परसों 2 दिन कुछ इमरजेंसी है, इसके लिए ब्रेक रहेगा, पोस्टपोन रहेगा क्लासेस। फिर हम गुरुवार से स्टार्ट करेंगे। फिर वो गुरुवार शुक्रवार, और हो सका तो शनिवार को भी ले लेंगे। उसके बाद फिर मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रहेगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम। और कोर्स कंटेंट आपको हमने दिया ही हुआ है, उस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? बुद्धि जी, बुद्धि प्रकाश जी, वास्तु एक्सपर्ट जी, हो सके तो कैमरे पे आए। नहीं तो फिर हम सभी गुरुजनों को हम प्रार्थना करके फिर आज हम विदा लेते हैं। अजय जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्यों कैसे हैं राहु आप? को क्यों राहु को आगे करते हो आप? सर अभी थोड़ा सा कुछ किसी दूसरे काम में भी बिजी थे सर। जी जी, ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ सर, थोड़ा सा बिटिया की अभी जो की कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ जांच वगैरह कराई थी, कोई रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो जी वो जी, डॉक्टर को भेजना था रिपोर्ट सब हमको, तो ठीक है वही करने लगे थे। ठीक है जी, चलिए। तो आज हम अभी सभी गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करके फिर जुदा होते हैं। फिर मिलने के लिए नेक्स्ट क्लास होगा थर्सडे को, वहीं से हमारी शुरुआत होगी। ठीक है। जी सर। तो सर ये लगातार सर 2 दिन कुछ नहीं होगा सर नहीं, मंडे दो मंडे दिन तो, कितने बजे? 2 दिन प्रोग्राम तो था ही, मगर 2 दिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए 2 दिन क्लास पोस्टपोन करके फिर थर्सडे को हम स्टार्ट जी करेंगे। जी तो जी जी जर्नी, सर, कोई एक्चुअल जर्नी हमारी होगी वो थर्सडे से शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है।